नमस्कार बच्चों। आज कुछ बच्चों ने इच्छा प्रकट की है हिंदी में समास पढ़ने के लिए। जैसा आप लोगों को मालूम है कि आप लोग जानते हैं कि ये हिंदी को सारे लोग एकदम बिल्कुल इजी समझते हैं, लेकिन कोई चीज़ ना तो कठिन होती है ना तो सरल होती है। बशर्ते ये है कि हम लोगों के अध्ययन के ऊपर है। अगर हम किसी चीज़ को अध्ययन करते हैं वो चीज़ हमारे लिए सरल बन जाती है, और अध्ययन ना करें तो वही चीज़ कठिन हो जाती है। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो समास समास को अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कुछ इससे भी अंदाजा लगा लिए होंगे कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। संयुक्त संयुक्त का मतलब मिला हुआ। तो समास में भी क्या होते हैं कि दो शब्द आपस में मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है? सम धन आस। सम का अर्थ होता है सम का अर्थ होता है निकट, बराबर, नजदीक। तो देखिए, और आस का मतलब क्या होता है? रखना, रखना, या कभी कभी इसको हम लोग बैठना भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो सार्थक शब्द आपस में मिल जाते हैं, एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी नए शब्द को हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समास पढ़ते समय हमको एक बात याद आती है। एक बार एक लड़का था, वो पढ़ते समय एक किताब देख रहा था। तो देखते भी उसी किताब में एक लड़की की तस्वीर थी, उसी देख रहा था। इतने में उसकी बहन आई और पीछे से उसके बगल से आकर के बैठ गई। और जब देखी कि मेरा भाई क्या देख रहा है, एक तस्वीर देख रहा है पढ़ने के बजाय, तो उसके पास बैठ गई। और शेष कहानी इसके बाद बताएंगे हम आपको। तो उसके पास आकर के कहने का मतलब लड़का आया, लड़का पढ़ रहा था, और उसी के पास उसकी बहन आकर के बैठ गई। बहन आकर के बैठ गई, कहने का मतलब दो मिल गए, दो शब्द मिल गए, तो क्या बन गया? आपका समास बन गया। तो ये आपका क्या है? समास। इसके बाद देखिए, समास के बारे में और कुछ जानकारियां हैं। जैसे समास अभी आपको बताया गया। अब इसके बाद समास से हम लोग परिभाषा पर ध्यान देते हैं। परिभाषा क्या है आपका? देखिए, दो सार्थक शब्दों के मेल को, दो सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी यानी कि ये आपका दो शब्द इसमें मिला है। एक शब्द आपका क्या है? बैल, और दूसरा शब्द क्या है? आपका गाड़ी। दोनों अलग अलग सार्थक शब्द है, लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो किस नाम से जानते हैं? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी हम लोग कहते हैं। अब देखिए, अब इस समास में तीन चीजें होती हैं। नंबर एक आपका क्या होता है? अर्थ आपको बता दिया गया, परिभाषा बता दी गई। अब इसके अंग होते हैं। अंग क्या क्या चीज होते हैं? यानी कि इसके दो अंग होते हैं। इसके पढ़ते समय इसके दो अंग नजर आते हैं। कौन कौन अंग होते हैं? एक होता है पद, और उसके बाद दूसरा होता है आपका, एक होता है पद और दूसरा होता है इसका विग्रह। विग्रह। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि समास भी दो शब्दों का मेल है और संधि भी दो शब्दों का मेल है। तो संधि और समास में थोड़ा हम लोग अंतर क्लियर कर लेते हैं कि संधि क्या और समास क्या है। यानी कि संधि जो होता है ये अक्षरों के मेल से बनता है, और समास जो होता है वो शब्दों के मेल से बनता है। पहला अंतर। और दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये है कि समास को दो पदों के बीच में क्या होता है? अक्षरों का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है बैलगाड़ी,
तो इसका मतलब क्या हुआ आपकी बैलों की गाड़ी, बैलों की गाड़ी, बैलों की गाड़ी। अब अगर ये मान लीजिए आपका क्या होता है संधि में होता तो अगर लिखा रहता है हिमालय, हिमालय। अब ये चीज क्या होता है अगर हम संधि करते हैं तो क्या होता है हिमधन आलय। यहाँ पर क्या करते हैं हम मतलब जब हम दोनों शब्दों में अलग, दोनों शब्दों में दोनों शब्दों को अलग करते हैं, अलग करते हैं तो इसको अलग करते हैं तो यहाँ पर धनिक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। और जबकि समास में क्या होता है यानी कि यहाँ पर क्या लेंगे हिमकाल, हिमकाल। यहाँ पर संधि में क्या होता है हम धन का चिन्ह लगाते हैं, और जबकि समास में क्या होता है हम यहाँ पर अक्षरों का प्रयोग करते हैं दोनों शब्दों के बीच में। दो अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जहाँ पर संधि में दोनों शब्दों को अलग करने को हम क्या बोलते हैं विच्छेद बोलते हैं, और यहाँ पर समास में क्या बोलते हैं दोनों शब्दों को अलग करने को हम क्या बोलते हैं विग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ यानी कि इसके अंग मतलब इसके मतलब अगर हम अंग के बारे में देखते हैं तो इसके दो अंग हैं, एक आपका विग्रह है और एक आपका पद है। तो विग्रह आपको समझ में आ गया, दोनों शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है विग्रह कहलाता है। जैसे आपको बताया गया यानी कि अब इसके बाद आता है विग्रह करने पर क्या बनते हैं आपके पद बनते हैं। क्या बनते हैं पद, चाहे पद कहिए चाहे शब्द कहिए। पद और शब्द में कुछ हल्का सा डिफरेंस है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे हम लोग। तो पद है, तो पद क्या होते हैं यानी कि दोनों पदों मतलब समास में क्या होता है, समास में जो होता है वो तो इसमें तीन पदों का प्रयोग होता है। कितने पदों का, तीन पदों का। अब जैसे देखिए लिखा है हिम लिखा है, इसको हम मानते हैं पहला पद, प्रथम पद बोलते हैं। हाँ या इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं पूर्व पद भी बोला जाता है, यानी कि चाहे आप प्रथम पद कहिए चाहे पूर्व पद कहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद बोलते हैं, या इसको बोलते हैं उत्तर पद भी बोलते हैं। तो जो आपको सर लगे आप उसी के हिसाब से इसका नाम जानिए आप। तो कहने का मतलब है हिमालय में जब इसका हमने विग्रह किया क्या हुआ हिमकाल है यानी कि हिमालय। और पहला पद आपका हिम हो गया और दूसरा पद आपका क्या हो गया आलय हो गया। अब जब कुछ समास को जब हम लोग इसका भेद करते हैं तो भेद करते हैं तो इसके कितने मतलब इसके तीन पद होते हैं, यानी कि प्रथम पद है और द्वितीय पद, और एक समास आपका है जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम से कम समास में कम से कम दो पद होते हैं और अधिक से अधिक कितने पद होते हैं, तीन पद होते हैं। तो ये आपके मतलब इसके अंदर है। अब इसके अंग के बाद हम चर्चा करते हैं इसके प्रकार के ऊपर। अब देखिए प्रकार क्या है आपका, देखिए अब वही बात हम मतलब चर्चा किए हम लोग। अभी इसके पहले हम लोग एक छोटी सी चर्चा किए थे कि एक लड़का था बैठा था बुक लेकर के, उसमें मतलब एक तस्वीर देख रहा था। इतने में उसकी बहन आई और जब वो देखी कि वो किताब में किताब ना पढ़ के बल्कि वो तस्वीर देख रहा है, तो उसकी बहन उसको एक थप्पड़ लगाई। थप्पड़ लगने के बाद बच्चा डर गया, वो डर गया। और बार बार अगर उसके पास कोई आता कोई उसके पास बैठता तो वही डर के मारे बस उसको ही मतलब क्या नजर आता उसको अपनी दीदी की तस्वीर नजर आती। और ये मतलब कुछ देर बाद कुछ दिनों के बाद में बैठा था पढ़ रहा था वो। इतने में एक लड़की आई उसकी क्लासमेट थी, आई बैठी और बैठी तो मतलब जब वो बैठी उसके मुख से निकल गया क्या दीदी। जब उसने मतलब उसने क्या कहा दीदी कहा, दीदी कहा। और जब दीदी कहा तो उसने उस लड़की ने बोला अब तक, अब तक, अब तक का मतलब यानी कि अभी तक तुम्हारे दीदी का दिमाग, अभी तक तुम्हारे दिमाग में अपनी दीदी का फिगर बना हुआ है, डर के मारे तुम वही बार बार कहते हो अब तक। अब कहने का मतलब इसी से देखिए समाज के आपके भेद भी निकल गए। देखिए तो कहने का मतलब अगर इन चारों शब्दों को मतलब इन शब्दों को अक्षरों को देखा जाए, एक अक्षर आपका ये बना, 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 एक ये बना, एक ये बना। तो कहने का मतलब इसके आधार पर हम कह सकते हैं समाज के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब देखिए अब नाम से देखिए आप यहाँ देखिए आप आ लिखा है, आ का मतलब क्या हुआ अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। समास इसको इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश भी जानते चलिएगा। अव्ययी भाव समास इसको बोलते हैं एडवर्बल, एडवर्बल कंपाउंड बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग जानकारी प्राप्त करते चले।
उसके बाद देखिए अगला क्या आता है, बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है आपका, बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास। और उसके बाद देखिए ये फर्स्ट हुआ आपका, ये सेकंड हुआ। उसके बाद क्या आता है देखिए, अब तक, ता से, ता का मतलब क्या हुआ आपका, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, का से क्या हुआ आपका, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। फिर उसके बाद आपका देखिए ये आपका हुआ आपका एक, आपका नंबर 5 हुआ आपका द्विगु समास। द्विगु समास। और उसके बाद आपका क्या एक हुआ आपका द्वंद्व समास, छठवां द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब देखिए इन्हीं शब्दों के जो उसने बोला लड़के ने, उसी के आधार पर देखिए एक निर्माण हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आप बड़े आराम से आप समास के जो 6 भेद होते हैं, इन्हीं शब्द अक्षरों के शॉर्टकट अक्षरों के माध्यम से हम इसके भेदों को निकाल लेंगे। देखिए जितने मतलब अध्यापक होते हैं या आप सब होते हैं कि अपनी अपनी एक एक नई नई ट्रिक बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं। और ट्रिक क्या मतलब क्या होता है कि ट्रिक हम बताते हैं, ट्रिक भूल जाती है। लेकिन अगर हम ध्यान से ग्रामर के माध्यम से अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित है हम समझ करके अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित हम कभी भूलेंगे नहीं। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला क्या आपका बेभाव समास। अब बेई भाव समास। देखिए अगर इसकी परिभाषा पर हम लोग नजर डालते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, जैसे लिखा है कि यानी कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा दूसरा पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब मुख्य, प्रधान हो तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब देखिएगा, अब जैसे ये तो परिभाषा बन गई। परिभाषा तो लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परिभाषा आप भी रट सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज मतलब एक बात ये आती है, ये कहता है कि जिस समास का प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। अब यही हमारे समझ में कम आता है अव्यय का मतलब क्या होता है। अब देखिए अब थोड़ा हम लोग चलते हैं हिंदी में जो शब्द के भेद होते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जब होता है तो हिंदी में, जब हिंदी में शब्द को देखते हैं तो शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से हैं, एक होता है विकारी। क्या होता है, विकारी शब्द। और एक होता है दूसरा क्या होता है आपका अविकारी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि ये आपके लाइफ में कभी भूले ना। एक होता है आपका विकारी, एक होता है अविकारी। देखिए विकारी का मतलब क्या होता है, विकारी को अगर हम दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं, बेई भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं, बेई। अब अगर इसको हम इसी शब्द को अगर हम अपने अपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में देखा जाए तो विकारी या बेई को हम बोलते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब बदलाव, यानी कहने का मतलब जिन शब्दों में कोई परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वो क्या कहते हैं, हमको उसको विकारी शब्द बोलते हैं। अब रही बात बदलाव की बात आती है, परिवर्तन की बात आती है। कैसे विकार होता है, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे बदलाव होता है, कैसे बेई होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जब इसकी चर्चा होती है, इसकी चर्चा 2 आधार पर होती है। 2 आधार कौन कौन है साहब के, एक होता है आपका वचन, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं नंबर बोलते हैं, नंबर के आधार पर। दूसरा क्या होता है, लिंग। लिंग को हम क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। देखिए इन्हीं इन्हीं दोनों के आधार पर क्या होता है, बदलाव होता रहता है। जैसे मान लीजिए लिखा अभी एक शब्द आपको बोला गया उदाहरण के रूप में, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। देखिए आप यही आपको देखना है कि आप प्रथम क्या लिखा है, प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब यानी कि कहने का मतलब जैसे बे लिखा है, अगर ये देखा जाए, एक होता है बे लिखा गया है और एक होता है अव्यय।
तो बे का उल्टा है, यानी कि अव्यय का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो। अब इसमें देखिए प्रथम पद में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, तो मैंने इस परिवर्तन के बारे में दो आधार पर लिया। पहला आधार क्या है, वचन, दूसरा आधार क्या है, पुल्लिंग। अब देखिए बैल का हम लोग वचन बहुवचन बनाते हैं, तो बैल का बहुवचन क्या होता है, बैलों। कहने का मतलब इसमें विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और देखिए उस लिंग के आधार पर देखिए, तो बैल का अगर देखा जाए फेमिनाइन जेंडर देखिए, स्त्रीलिंग देखा जाए तो बैल का क्या होता है, गाय होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके दोनों आधार पर पहले पद में परिवर्तन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या आपका विकारी शब्द है, क्या है, विकारी है। अब हमने आपको बताया इसी विकारी को हम क्या बोलते हैं, व्यय भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका अव्यय नहीं है, अर्थात व्यय है। अब देखिए उसके बाद अब यही चीज जो होता है विकारी में, इसके अंतर्गत आपके अगर देखा जाए तो इसके भेद जो होते हैं विकारी के, इसके अंतर्गत आपके चार शब्द आते हैं, चार प्रकार के आते हैं। नंबर एक होता है संज्ञा, है नाम बोलते हैं हम। दूसरा आता है आपका सर्वनाम, सर्वनाम इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। और तीसरा आता है आपका एडजेक्टिव, विशेषण, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और चौथा भाग होता है इसका क्रिया, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। यही चार, यानी कि विकारी के अगर देखा जाए तो विकारी के चार भेद होते हैं। एक आपका संज्ञा हुआ, एक हुआ सर्वनाम हुआ, एक हुआ विशेषण हुआ, एक क्रिया होता है। यानी कि इन्हीं चारों भेदों में हम कोई ना कोई परिवर्तन करते हैं, चाहे वो नंबर के मतलब वचन के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो। जैसे मान लेते हैं कि क्या आपका लड़का, लड़का क्या है, ये आपका संज्ञा है। अब इसको हम क्या करते हैं, बहुवचन में बनाते हैं। इसका बहुवचन क्या होगा, लड़के होगा। स्त्री में बनाते हैं, इसका क्या होगा, लड़की होगा। कहने का मतलब इसी प्रकार आपका सर्वनाम में है। जैसे मैं है आपका, मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है। कहने का मतलब ये भी आपका क्या है, विकारी शब्द है। विशेषण में भी होता है आपका, जैसे लिखा है काला, काला लिखा है, तो मतलब इसके विशेष क्या है, मतलब विशेषण के विशेष के आधार पर हम इसको हम काले भी लिख सकते हैं। तो कहने का इसमें परिवर्तन हो रहा है। और देखिए दूसरा परिवर्तन क्या है कि विशेषण को जब परिवर्तन करते हैं तीन अवस्थाओं में करते हैं। एक प्रथम अवस्था, एक मतलब उत्तम अवस्था, एक मध्यमा अवस्था, तो तीन अवस्थाओं में इसका भी परिवर्तन होता है। क्रिया में भी, एक वचन में, बहुवचन में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, ये भी आपका परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या हुआ, विकारी। तो यहाँ पर लिखा क्या आपका, अव्ययी भाव समास लिखा है, देखिएगा आप, ध्यान दीजिएगा आप। कहने का मतलब हम लोग अध्ययन करते हैं कि जो हमको पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना क्या, अविकारी। अविकारी क्या है, देखिए जब अविकारी के बारे में अध्ययन करते हैं हम, अविकारी के अध्ययन, तो ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। देखिए हमने आपको बताया था, चाहे आप अविकारी कहिए, चाहे इसको नाम क्या कहेंगे आप, अव्यय कहिए। क्या कहिए आप, अव्यय, यानी कि जिसकी चर्चा हम लोग अपने अव्यय भाव समास में कर रहे हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ये विकारी की तरह ये भी आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या होता है आपका, स्थान बोधक अव्यय, स्थान बोधक अव्यय। और तीसरा आपका क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अब उसके बाद चौथा क्या होता है आपका, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब अगर आप अंग्रेजी में जाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये रहा। तो कहने का मतलब अब जब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे तो अगर अव्यय हो तो इसका मतलब है कि इन्हीं चार प्रकार के शब्दों का इसमें पहला पद इन चार शब्दों में से कोई एक होना चाहिए। अगर यही चारों में से कोई एक होगा तो समझ लीजिए वही क्या आपका है, अव्ययी भाव समास है। अब इसमें आपको देखना है, तो कहने का मतलब अगर हम बच्चों से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि देखिए पढ़ाने के लिए तो अध्यापक भी पढ़ाते हैं, किताबों में भी लिखा रहता है, लेकिन हम अगर ये ध्यान दें कि हमारे लेखक, हमारे वैज्ञानिक
कुछ निकालते हैं, कुछ पढ़ करके कुछ बताते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम लोग भी कुछ पढ़ करके कुछ एक नई चीज़ निकालें। अभी तक किताबों में देखा गया है, किताबों, हाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। देखिए, देखा आपका है प्रतिदिन, प्रतिदिन। देखिए अब ये क्या आपका प्रतिदिन, क्या आपका इसको, ये आपका क्या अव्ययीभाव समास है। पहला पद क्या हो, देखिए पहला पद क्या है आपका, अव्यय हो। अब ये आपको देखना है। जरा बताइए आप, अव्यय को मैंने बताया कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब प्रति का मतलब होता है, यार देख लीजिए आप, यथाशक्ति मान लीजिए आप, यथाशक्ति मान लीजिए, यथाशक्ति। अब यथा शब्द देखिए आप, यथा का मतलब क्या, मतलब इस शब्द का अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अगर हम आपसे पूछे, आप इसको आप चेंज कीजिए आप, हाँ अब वचन में इसका बहुवचन बनाइए, तो इसका बहुवचन बन ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये अव्यय हो सकता है। और इसका स्त्री मतलब लिंग में बदल के देखते हैं, इसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही नहीं होगा। कहने का मतलब अब क्लियर होगा कि यही पहला पद आपका क्या, अव्ययीभाव समास है। ये मतलब ये आपको देखना है। ये क्या मतलब अभी ना आधार पर अगर हम देखें, अभी आज तक कभी किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो अव्यय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर ये देखा जाए, अब ये पूछा जाए, कोई पूछ ले कि अव्ययीभाव समास की कितने भेद होते हैं, तो आप लिख सकते हैं अव्ययीभाव समास के भेद, अव्ययीभाव समास के भेद। अभी किसी किताब में ऐसा आया नहीं है, लेकिन हम लोग अगर हम अपने बुजुर्गों की बात को ध्यान में रखते हैं, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इसके भेद कर सकते हैं। तो अगर कहा जाए इसके कितने भेद हो सकते हैं, इसके 4 भेद हो सकते हैं, इसके 4 भेद हो सकते हैं। अगर इसका नामकरण की चर्चा आती है तो 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तो आपको लिख सकते हैं आप। पहला क्या लिख सकते हैं आप, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। अब देखिए आप, अब यानी कि कहने का मतलब अव्यय समास, अव्ययीभाव समास के यानी कि जब 4 भेद बताया गया, तो 4 भेद में पहला भाग क्या क्या बना, क्रिया विशेषण अव्ययीभाव समास। अब दूसरा क्या बनेगा आपका, उसी नाम से आप बना लीजिए जो भी आपको बताया गया था। तो दूसरा क्या होता है, स्थान बोधक, स्थान बोधक अव्ययीभाव समास। नंबर 3 देख लीजिए आप, तीसरा क्या आपका, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्ययीभाव समास। नंबर 4 क्या होता है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्ययीभाव समास। अब देखिए, जो परिभाषा आपकी जब आप अभिकारी शब्द के भेद जब आप पढ़ेंगे, तो जो परिभाषा उसकी होती है वही परिभाषा इसकी होगी। क्या परिभाषा होती है, जो शब्द, अब अगर देखिए जाए, अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, वैसे किताबों में तो ये लिखा है कि नाम से हिसाब से क्या लिखा है कि जो शब्द वर्ब की यानी क्रिया की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये परिभाषा यहाँ तक पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है। क्या लागू होती है, तो क्रिया विशेषण का मतलब ये हुआ, जो शब्द नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके, नाउन प्रोनाउन यानी कि संज्ञा सर्वनाम और विस्मयादि बोधक अव्यय, इन तीनों को छोड़ करके शेष अन्य शब्दों के भाग, यानी शब्दों के भाग का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो शेष अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, उससे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो वही परिभाषा, जो परिभाषा यहाँ बनती है वही परिभाषा यहाँ पर भी लागू होती है। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर क्रिया विशेषण अव्ययीभाव समास में देखते हैं, तो क्या होता है आपका, प्रतिदिन होता है, आपका क्या हुआ, प्रतिदिन हुआ आपका। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रतिदिन के बाद क्या हुआ आपका, देखिए क्या होता है आपका, यथाशक्ति आपको बताया गया, यथाशक्ति होता है। तो ये आपके क्या है, ये आपके आते हैं यानी कि कहने का मतलब ये आपके आते हैं अव्ययीभाव समास के यथाकर्म। अब उसी प्रकार आपको क्या, देखिए आपके क्या आते, दूसरे आते हैं स्थान बोधक अव्यय। क्या आते हैं, स्थान बोधक अव्यय। देखिए इसमें क्या आता है, स्थान बोधक अव्यय में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो स्थान बोधक अव्यय में आता है आपका, जैसे लिखा है बेधर्म, बेधर्म या बेधर्मी, बेशक। देखिए ये क्या आपका, यानी कहने का मतलब स्थान बोधक में मतलब ये आ जाता है। और उसके बाद इसके बाद क्या आता है, समुच्चय बोधक अव्यय।
समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब आपको बताया गया क्या क्या होता है कि ये दोनों जुड़ने वाले शब्द होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इसलिए यही आपका अव्ययीभाव समास, यानी कि समुच्चय बोधक अव्ययीभाव समास इसलिए है। अतएव है, अतएव है, ये भी आपका क्या है, समुच्चय बोधक है। उसके बाद आता है क्या, अब विस्मयादिबोधक बोधक। अब इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिए लोग बोलते हैं राम राम। अब देखिए इसके यहाँ से दूसरा दो अर्थ होते हैं आपके। एक आदमी अभिवादन के लिए राम राम करता है, और एक राम राम क्या करता है, जब कोई आदमी कोई चीज को आश्चर्य 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 भरे नजर से देखता है, अपने सिर पर हाथ रख करके देखता है राम राम। और इसके अलावा ऐसे और भी देखते हैं, हाय हाय, हाय हाय लोग बोल देते हैं, अरे हाय गजब का हो गया। तो ये भी आपका क्या, आपका विस्मयादिबोधक बोधक है। इसके अलावा और लोग भी बोलते हैं भाग भाग, भाग भाग, यानी कहने का मतलब जब घृणा प्रकट की जाती है तो हाँ भाग भाग कहा जाता है। उसके अलावा भी देखिए कहा जाता है हट हट, हट हट। तो कहने का मतलब इस प्रकार आपको क्या हुई, ये आपके अव्ययीभाव समास के चार भेद हुए। तो मुझे उम्मीद है कि अव्ययीभाव समास आपके समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार आप फिर पॉज करके आप देख लीजिएगा, आपके समझ में आ गया। अब इसके बाद अगली हम चर्चा करते हैं दूसरे समास के, तो दूसरे समास के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा समास, दूसरा आपका क्या था, आपका अभी बताया गया आपको। चलिए हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास, देखते हैं द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास क्या, देखिए क्या है आपका द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है। द्वंद्व समास का मतलब अगर इसको संस्कृत में हम लोग कहते हैं तो संस्कृत में एक सूत्र प्रचलन है, इसको हम सूत्र को क्या बोलते हैं, चार थे द्वंद्वा, चार थे द्वंद्वा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे कहने का मतलब ये है कि जहां पर दो पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आपको बताया गया माता पिता, माता पिता। अब देखिए यहाँ अगर देखा जाए इसका हम विग्रह करें तो विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद पहला पद आपका क्या हुआ माता, दूसरा पद क्या होगा पिता। तो दोनों पदों के बीच में जब और शब्द का लोप होता है तो वहीं पर क्या होता है आपका, यानी कि द्वंद्व समास होता है। देख लीजिए आप, देखा जैसे दिन रात, दिन रात। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या है, और शब्द का आपका लोप हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ मतलब जिस समास के दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि द्वंद्व समास कहते हैं। आपको एग्जाम्पल बताया गया माता पिता दिन रात आदि। उसके बाद अब देखिए उसके बाद तीसरे पे चलते हैं। आपको तीसरे नंबर पे आता है आपका द्विगु समास आता है आपका, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास इसको हम क्या कहते हैं, इसको मतलब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा ये है, इसकी परिभाषा ये है कि जब दो पदों में, यानी कि जब पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद क्या हो संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, यानी कि द्विगु समास कहते हैं। जैसे लिखा है चौराहा, चौराहा। अब इसका मतलब क्या होता है, चौराहा का मतलब क्या हुआ, चार राह वाला, चार राह, यानी कहने का मतलब जहाँ चार रास्ते मिल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि चौराहा बोलते हैं, चार राहों वाला। अब देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है आपका संख्यावाची हुआ, तो कहने का मतलब आपका क्या हुआ द्विगु समास हुआ। उसके बाद देखिए तिराहा, तिराहा जैसे चौराहा होता है तो यहाँ पर तीन राहों का मेल होता है। हाँ, तो ये भी आपका क्या है, ती का मतलब तीन हुआ, तो कहने का मतलब आपका क्या हुआ द्विगु समास हुआ। और देखिए आप पंचवटी, पंचवटी देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ आपका, यानी कि पांच शब्दों का बोल रहा है, पहले पद में पांच शब्द आ रहा है, यानी कि भी संख्यावाची है, इसका मतलब है द्विगु समास। तो इसी प्रकार यानी कि पहला पद संख्यावाची हो तो वहीं पर हमारा द्विगु समास होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात इसमें है कि इसमें तीसरा पद प्रधान ना होने पाए। अगर तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वही आपका द्विगु समास बहुब्रीहि समास में बदल जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे लिखा त्रिनेत्र,
त्रिनेत्र। अब देखिए यहाँ पर भी पहला पद क्या आपका संख्यावाची है, लेकिन त्रिनेत्र का मतलब तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्रों वाला, अर्थात भगवान शंकर। अब देख लीजिए आप, अब कहने का मतलब पहला पद आपका क्या हुआ, तीन हुआ, दूसरा पद आपका क्या हुआ, आपका नेत्र हुआ, और तीसरा पद क्या हुआ, शंकर जी हुआ। तो यहाँ पर आपका तीन पद है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, अगर पहला पद संख्यावाची हो लेकिन उसमें तीसरा पद प्रधान ना हो तो वही आपका द्विगु समास होता है। और अगर तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वही द्विगु समास जिसको आप मानते हैं, ये आपका क्या बन जाता है, बहुव्रीहि समास बन जाता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा पद आपका होता है, हम लोग तीसरे पर चर्चा करते हैं। तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, ये ऐसा समास होता है कि जब जैसे दो पद सब में होते हैं वैसे दो पद इसमें भी होते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है संज्ञा, पहला पद संज्ञा होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेषण। यही आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए रही बात संज्ञा को, अगर संज्ञा पहचानने में अगर आपको दिक्कत लगती हो तो संज्ञा की सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि संज्ञा को क्या बोलते हैं, नाम बताने वाला शब्द कहते हैं। कहने का मतलब जिसको हम देख लें, जिसको हम छू लें, वही हम क्या कहते हैं, इसको हम संज्ञा कहते हैं। तो पहला पद क्या हुआ आपका, जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके। और दूसरा शब्द क्या, मतलब दूसरा शब्द क्या है, सॉरी पहला पद विशेषण हो, पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो। देखिए यानी पहला पद विशेषण होना चाहिए। अब जैसे लिखा आपका पीताम्बर, अब देखिए देगा, यानी कि अगर इसको हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है, पीला वस्त्र। क्या लिखिए आप, नीलकमल लिखिए आप, नीलकमल, नीलकमल। अब पहला पद क्या आपका मतलब क्या विशेषण है, और दूसरा पद क्या आपका संज्ञा है। तो कहने का मतलब विशेषण और संज्ञा मिल करके क्या बनते हैं, आपके कर्मधारय समास बनते हैं। ये आपको देखना है। यानी कि पहला पद आपका क्या विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो आपको संज्ञा हो, तो आपका क्या बनता है, कर्मधारय समास। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी कुछ संज्ञा भी विशेषण का काम मतलब विशेषण का काम करते हैं। जैसे अभी आपको लिख दिया गया है कि लिख दिया गया है कमल नयन, ध्यान देने वाली बात है, कमल नयन। अब देखिए आप, कमल भी आपका संज्ञा है और नयन भी आपका संज्ञा है, दोनों शब्द संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कमल शब्द किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, कर्मधारय समास बनेगा। तो कहने का मतलब कर्मधारय समास क्या है, जिसका प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के आधार पर आपको बताया गया कमल नयन, नील कमल। और उसके बाद देखिए एक चेतावनी और आपको हम देना चाहते हैं। क्या चेतावनी है कि जैसे आप इसके ऊपर वाले में आपको बताया गया द्विगु समास में, वैसे इसमें भी होता है। अगर पहला पद विशेषण है, दूसरा पद संज्ञा है, लेकिन अगर तीसरा पद प्रधान बन जाता है तो तुरंत आपका क्या बन जाता है, बहुव्रीहि समास बन जाता है। तो जैसे देखिए लिखा आपको पीताम्बर, अभी हमने लिख दिया था पीताम्बर। अब कहने का मतलब, अब देखिए इसमें कौन सा पहला पद क्या आपका पीत, इसका मतलब पीला, पीला। और अंबर का मतलब क्या हुआ आपका वस्त्र, क्या हुआ आपका वस्त्र। पहला पद आपका क्या बना विशेषण, दूसरा पद क्या बना आपका संज्ञा। लेकिन पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए आपका कर्मधारय समास भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। इन शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, देखिए बहुव्रीहि समास में क्या है, इसके पहले हम दो बार इसको हम मतलब चर्चा कर चुके हैं। तो बहुव्रीहि समास क्या है आपको,
तो बहुब्री समास क्या है? यही एक ऐसा समास होता है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। हाँ, जैसे लिखा है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस समास का तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। जैसे लिखा है लंबोदर। लंबोदर, जब इसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते हैं क्या है? लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मीन्स पेट, पेट अर्थात गणेश। गणेश। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? पहला पद आपका क्या हुआ? आपका यानी कि लंबा, और दूसरा क्या हुआ आपका? उदर, और तीसरा क्या हुआ? वो गणेश। तो कहने का मतलब जिस समास का तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये रहा आपका पांचवा समास। अब लास्ट में आता है आपका छठवां जो होता है आपका होता है, यानी कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं। हाँ, तत्पुरुष समास क्या है? जहाँ दो पदों के बीच में, इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा क्या बनती है? जिन दो सामासिक पदों के बीच में 6 कारक की विभक्तियों का लोप होता है। कितने कारक के? 6 कारक की विभक्तियों का लोप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, अभी इसके पहले आपको बताया गया था बैलगाड़ी। क्या बताया गया था? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। अब इसको जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है? यानी कि बैलों की गाड़ी, बैलों की गाड़ी। देखिए अब यहाँ पर क्या आपका, यानी कि यहाँ पर देखिए की लगा है। अब ये की, अब की किसका चिन्ह है? जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं, उसमें एक आता है खष्टी, खष्टी विभक्ति आता है। तो खष्टी विभक्ति का मतलब संबंध कारक। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? की होता है। तो कहने का मतलब अभी आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। इसके अलावा देख लीजिए आप राजपुत्र। राजपुत्र, तो राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आपका ये का, यानी कि का, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोल सकते हैं, या तो कह सकते हैं हम परसर्ग बोलते हैं, या बोलते हैं विभक्ति बोल सकते हैं, चाहे जो भी आप कहिए। ये क्या होता है? परसर्ग होता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये किसका चिन्ह है? यानी कहने का मतलब संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक का चिन्ह क्या, हम आपको आगे बताते हैं। तो इन कारकों के मतलब इन कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हो सकते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद का हम लोग नाम देखते हैं। अब नाम हम आपको बता दे रहे हैं, अब आप लोग समझ लीजिए, अपने आप नामकरण कर सकते हैं। ये देखिए अब इसकी परिभाषा क्या बनती है कि अभी आपको बताया गया कि 3 कारकों को छोड़ करके हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6। और अगर देखा जाए तो इंग्लिश में कितने कारक होते हैं? तो 4। चार मेन होते हैं, बाकी उनकी कोई काउंटिंग नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं रहती है। चारों में इसमें कौन कौन से आपके? कर्ता कारक, फिर उसके बाद आता है कर्म कारक, फिर आता है कर्ण कारक, फिर इसी प्रकार संप्रदान अपादान होता है। इसमें क्या होता है? दो चीज का लोप होता है। कौन कौन सी? एक आपका क्या होता है लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं जो लास्ट, दोनों लास्ट के जो होते हैं वो समाप्त होते हैं। इसमें क्या होता है? केवल 4 ही होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं आपका? एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, और तीसरा आपका पोसेसिव केस होता है, और चौथा क्या होता है? वोकेटिव केस होता है। तो कहने कहते हैं अंग्रेजी में आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 6 होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। अब यहाँ हमको बहुब्रीहि समास में देखना है। बहुब्रीहि समास में क्या बताया गया? यानी कि पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, पहला का मतलब यानी कर्ता कारक, अंतिम का मतलब विस्मयाद मतलब संबोधन कारक। यही 2 कारक को छोड़ दिया जाए तो बकिए बचते आपको कितने बनते हैं? 6 कारक बनते हैं। इन्हीं 6 कारकों को मतलब इन्हीं मतलब ये समाज जो होता है, तत्पुरुष समाज जो होता है, ये तत्पुरुष समाज जो होता है कितने प्रकार का बन जाता है? 6 प्रकार का बन जाता है। तो इसके आधार पर अगर हम नाम रखें, नाम रखें तो कौन कौन सा नाम हो सकता है? अब अपने हिसाब से आप रख लीजिए। आप जैसे पहला क्या नाम रखेंगे? पहले कह सकते हैं आप कर्म तत्पुरुष। अब पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, बताया गया कि पहले और अंतिम को छोड़ करके, तो पहला कर्ता कारक उसको छोड़ देते हैं हम लोग। दूसरा क्या होगा? कर्म कारक। और नाम रख देते हैं हम कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास नाम रख दिया हमने। हाँ, नंबर 2 आपने लिख दिया क्या?
कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार तीसरा क्या होगा आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर चौथा आपका क्या बनता है, आपका अपदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास। फिर पांचवा बनता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। और फिर छठा होता है आपका क्या, संबंध तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए इन्हीं के आधार पर यानी कहने का मतलब कहने की तत्पुरुष समास आपके कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये याद करने में अगर आपको कोई मतलब तकलीफ होती है या याद करने में आपको कोई समस्या होती है, आप इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। ये क्या कर्म कारक, तो कह सकते हैं आप पहले कहिए द्वितीय तत्पुरुष, क्या कह सकते हैं आप, द्वितीय तत्पुरुष। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप नाम से जान लीजिए। ये क्या है, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। ये क्या आपका चतुर्थ तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष। ये क्या आपका पंचम तत्पुरुष। और उसके बाद क्या आता है, अगला क्या आता है आपका षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष। उसके बाद लास्ट में आता है सप्तमी तत्पुरुष। ये आपको क्या बनते हैं, यानी कि चाहे आप इसको इस नाम से कहिए आप, और चाहे आप इस नाम में कहिए। अब देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष का इसका कर्ता का कारक के हिसाब से देखा जाए, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, कारक कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। अब को का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा है चिड़ी मार, क्या लिखा है, चिड़ी मार। अब चिड़ी मार का मतलब चिड़ियों को मारने वाला। अब देखिए यहाँ पर दो पदों के बीच में को विभक्ति का मतलब को का लोप हो रहा है, को शब्द का लोप हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा आपको, यानी कि कर्म तत्पुरुष कहिए चाहे द्वितीय तत्पुरुष कहिए। और देख लीजिए क्या है, गगन चुंडी, गगन चुंडी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला। देखिए यहाँ पर को शब्द का लोप हो रहा है। कहने का मतलब ये क्या आपका कर्म तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार आपको ये देखना है कि जितने भी समास, जितने भी कारक होते हैं, जैसे अब कर्ण कारक का चिन्ह क्या आपका से है। फिर उसके बाद संप्रदान कारक का क्या होता है, अपदान कारक का चिन्ह क्या होता है से। इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए, क्या होता है, के लिए। फिर इसका क्या होता है, मेया पर, क्या होता है, मेया पर। इसका क्या होता है, का के की, का के की, रा रे री, ना ने नी। यानी इसका चिन्ह, इन्हीं चिन्हों के क्या होगा कि जितने भी आपके शब्द मिलेंगे, इन्हीं बीचों के जो आपके चिन्ह होते हैं ये आपका क्या हो, गायब होगा। इसे एग्जाम्पल के रूप में कर्ण का तत्पुरुष देख लीजिए आप। जैसे लिखा है रोगग्रस्त, और रोगग्रस्त लिखा है, इसका मतलब क्या, रोग से ग्रस्त, और रोग से ग्रस्त। अब देख लीजिए आप, तो कहने का मतलब रोग से ग्रस्त का क्या होगा आपका, कर्ण तत्पुरुष होगा। यहाँ उससे विभक्ति का लोप हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या होगा आपका, चाहे आप इसको नाम कह दिए आप कर्ण तत्पुरुष कहिए, चाहे आप क्या कहेंगे तृतीय तत्पुरुष समास की, चाहे जो भी आप अपने हिसाब से नाम दीजिए। और सबका इन्हीं चिन्हों के माध्यम से आपके क्या बनते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं। अब आप इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं अपने आप। हाँ, इतना पढ़ने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको अपने आप परिभाषा बना सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी आपको इस समाज के बारे में बताया गया है, अगर आप ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई मतलब कोई समस्या आती है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक्स।